6 to 45. He is a very skilled man. Skilled मीन्स होता है कुशल, यानी कि मतलब किसी चीज में निपुण. फिर है sometimes he sends his drill more than a mile into the earth. मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है? ड्रिल करना मीन्स आप जानते हैं ना कि तेल वगैरह का जो भी मतलब मशीनों के द्वारा होल किया जाता है और मशीन से अंदर जांच किया जाता है कि खनिज लवण या तेल वगैरह है कहाँ पर. तो यहाँ पे कह रहा है ही इज वेरी स्किल्ड मैन, समटाइम्स ही सेंड्स हिज ड्रिल. तो यहाँ पर देखिए कितना जो है नीचे जाता है, 1 मील से नीचे वो अपने ड्रिल को ले जाता है. देयर इज अ लॉट ऑफ लक इन ड्रिलिंग फॉर ऑयल. मिल गया ना पॉइंट कि यहाँ पर कह रहा है कि जब तेल की खोज होती है तो यहाँ पर लक बहुत काम करता है कि तेल है कि नहीं, क्योंकि आप ऐसे कोई मशीन तो है नहीं कि आप अंदाज लगाएंगे, है ना, कि इस प्रकार से ऑयल मिल जाए. तो कह रहा है कि लक बहुत काम करता है ड्रिल करते समय ऑयल की जब खोज होती है. द ड्रिल में जस्ट मिस द ऑयल ऑल्दो इट इज नियर. ऐसा कभी कभी लगता है कि बहुत पास है. ड्रिल में जस्ट मिस द ऑयल although it is near on the other hand. दूसरे शब्दों में ये बहुत करीब लगता है. It may strike oil at a fairly high level. ये कभी कभी होता है कि काफी उच्च लेवल का प्रतीत होता है कि ऊपर भी मिल जाएगा. When the drill goes down, लेकिन जब ड्रिल नीचे जाता है it brings up soil. तो क्या लाता है? तेल न ला करके मिट्टी लाता है. The samples of soils, तब क्या होता है? जो नमूना मिलता है मिट्टी का उससे क्या various depth are examined for traces of oil. उस मिट्टी से जाना जाता है कि ऑयल मिल सकता है या नहीं. फिर है when we buy a few gallons of petrol. अब यहाँ तक तो बात किया, आई जो है वो एल है, वो मिस क्या बोलते हैं उसको, मिस स्पेल्ड हो गया है या फिर मिस प्रिंट हो गया है. कह रहा है कि जब हम खरीदते हैं, बाय मीन्स खरीदना, फ्यू गैलन्स ऑफ पेट्रोल मतलब थोड़े से पेट्रोल के गैलन्स खरीदते हैं फॉर आवर कार्स, अपने कार के लिए. वी पे नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल. हम क्या करते हैं? सिर्फ पेट्रोल के दाम नहीं देते हैं, तो क्या करते हैं? बट आल्सो मीन्स बल्कि, पार्ट ऑफ द कास्ट ऑफ पेट्रोल, कास्ट ऑफ द सर्च, उसका भी दाम दे देते हैं जो हमें ढूंढने के लिए मिला था. That is always going on. और जो जारी रहता है हमेशा, मीन्स उधर से हम पेट्रोल खरीद के खर्च करते हैं, उधर से खोज होता रहता है और जो है काम होता है. हालांकि आप जान रहे हैं पेट्रोल डीजल में अंतर होता है. पेट्रोल जो है आप देखते हैं वनस्पति वगैरह से मिलता है और उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, मिनरल्स डीजल में होते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना? बस एक प्रकार का आप देख पा रहे हैं ना, बात कही गई है, कोई कहानी नहीं है. व्हेल्स आर. अब यहाँ पर पैसेज में तो व्हेल्स का जिक्र नहीं है. यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है लार्जेस्ट एनिमल एवर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड. कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा एनिमल जो कभी भी अस्तित्व में आज तक रखता था वही व्हेल है. या दूसरा कह रहा है द लार्जेस्ट एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान समय में सबसे बड़ा जो है लैंड पर रहने वाला जानवर. तीसरा कह रहा है द लार्जेस्ट एनिमल नाउ लिविंग इन द वर्ल्ड, मतलब वर्तमान समय में रह रहा है. और चौथा कह रहा है लार्जेस्ट एनिमल्स लिविंग इन द कैस्पियन सी, यानी कैस्पियन सागर की बात हो रही है. तो बताइएगा, यहाँ पर ये पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आया है तो इसी में से ही है. 36 से 45 इंस्ट्रक्शन लिखा है. तो ये बताइए, हालांकि आप जानते हैं ना व्हेल मछली के बारे में कि सबसे बड़ा स्तनपायी, ठीक है. तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन नहीं करेंगे क्योंकि एवर एग्जिस्टिंग है, कभी डायनासोर भी हुआ करता था, ठीक है. दूसरा कह रहा है कि द लार्जेस्ट एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान समय में भूमि पर रहने वाला. फिर है तीसरा लार्जेस्ट एनिमल नाउ लिविंग इन द वर्ल्ड, वर्तमान समय में जो है कोई भी रह रहा है लार्जेस्ट एनिमल. और जो है चौथा कह रहा है द लार्जेस्ट एनिमल्स लिविंग इन द, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. तो यहाँ पर आपका सी और बी में देखिए, यहाँ पर जो ये जो लैंड कहा है ना, तो यहाँ लैंड का मतलब भूमि पर, और जो लिविंग इन द वर्ल्ड करा इस संसार में,
तो इसका मतलब जल थल सब मिला दिया है, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं ना कि सी करेक्ट होगा क्योंकि पूरे संसार की बात हुई है, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर पानी पर्टिकुलर है ना स्थल की बात नहीं हुई है। इसके बाद देखिए वेजिटेबल ऑयल क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा वॉज नॉट नोन टू पीपल इन एंशिएंट टाइम्स। कह रहा कि वेजिटेबल ऑयल से क्या तात्पर्य है कि नहीं जानते थे लोग प्राचीन समय में इसके बारे में। दूसरा कह रहा है वॉज वेल नोन टू पीपल लॉन्ग एगो, बहुत दिनों से या काफी दिनों पहले से पता है सबको इसके बारे में। तीसरा कह रहा है वॉज नोन ओनली इन एंशिएंट टाइम्स, तो वर्तमान में भी तो हम सभी फ्लेवर बदल के खा रहे हैं। और चौथा कह रहा है इज नोन ओनली टू ओल्ड पीपल। तो अब आप देख पा रहे हैं ना कि कौन सा करेक्शन इसमें होगा, दूसरा ऑप्शन ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर डी वाला आप करेंगे तो डी वाले में सिर्फ पुराने लोग जानते थे, तो एक ही पक्ष की बात हुई और एंशिएंट टाइम भी गलत। और यहाँ पर है कि बहुत दिनों से जाना जाता है, और ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर वही नहीं जाना जाता था, तो नहीं जाना जाता था तो कैसे, है ना। चलिए बताइए 38 का आंसर आप खुद बताएंगे। द टर्म मिनरल ऑयल रिफर्स हियर टू, मिनरल ऑयल का क्या तात्पर्य होता है। कह रहा है द ऑयल फ्रॉम विच पेट्रोल इज मेड, कि जिससे पेट्रोल बनता है सिर्फ वही, या पेट्रोल ओनली सिर्फ पेट्रोल, या डीजल ओनली, या फिर एनी ऑयल दैट बर्न्स ब्राइटली। यहाँ तो इसमें जो है सी ही डीजल ओनली करेक्ट किया है, क्योंकि आप मिनरल ऑयल की बात हुई है ना, खनिज लवण, ठीक है। और आप जीवाश्म होता है तो पेट्रोल आप करेंगे, ओके। ऑयल बर्निंग लैंप्स, इसको बता दीजिए। ऑयल बर्निंग लैंप्स आर इन यूज इन मोर एंड मोर होम्स दीज डेज, कि मतलब जो तेल से जो दिए जलते हैं वो आजकल घरों में ज्यादा यूज किए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा। आर नॉट वेरी मच इन यूज नाउ, बहुत ज्यादा यूज आजकल नहीं होता। और सी कह रहा है बर्न मूव ब्राइटली देन एनी अदर टाइप ऑफ लैंप, मतलब बहुत चमकदार तरीके से जलता है और लैंप्स की तुलना में। और डी कह रहा है आर यूज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल्दो नॉट सो मेनी एज प्रीवियसली। बताइएगा यहाँ पर कौन सा करेक्शन होगा इस क्वेश्चन में। पहले में कह रहा है घरों में आजकल ज्यादा जलता है, तो आप जान रहे हैं ना ऐसा नहीं है। मुझे लगता है सबके घर इन्वर्टर हो गया होगा, नहीं भी होगा तो दिया से आँख खराब हो जाती है तो कोई यूज भी नहीं करता। आर नॉट वेरी मच इन यूज नाउ, बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। और सी कह रहा है ऑल लैंप की तुलना में ज्यादा। और डी में आप देख पा रहे हैं कह रहा आर यूज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल्दो, मतलब बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, यद्यपि नॉट सो मेनी एज प्रीवियसली, कि मतलब जो है पहले की तरह अब नहीं होता। तो इसी ऑप्शन में तो बता रहा है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा किया तो जाता है लेकिन पहले की तुलना में कम। समझ पा रहे हैं ना। और डी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, द पर्पस ऑफ ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन मतलब होता है ना चिकनाई या फिर चिकनाई जो है युक्त ऑयल। तो यहाँ पर क्या मतलब है, प्रोडक्शन ऑफ हीट, तो पैसेज में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरा कह रहा है रिडक्शन ऑफ हीट एंड फ्रिक्शन, तो यहाँ पर रिडक्शन मतलब कमी होता है और फ्रिक्शन मतलब होता है, यहाँ पर तो फ्रिक्शन मीन्स होता है ना टकराव, ठीक है। और सी कह रहा है टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ मशीन। और चौथा कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल हैविंग द राइट थिकनेस। कौन सा करेंगे, बी वाला, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल ऑयल बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन। मिनरल ऑयल महत्वपूर्ण हो जाता है सिर्फ जब, पहला ऑप्शन है इंजीनियर्स इन्वेंटेड द इंटरनल कंबशन, मतलब होता है दहन यानी कि जलना, या फिर आप दहन मतलब आप तो समझ रहे हैं ना जलने में काम आता है। और दहन इंजन, और इंजन आप जान ही रहे हैं गर्म होने वाला। दूसरा कह रहा है साइंटिस्ट इज, फिर कह रहा है पेंसिल्वेनिया डेवलप्ड ऑयल वेल्स, कि मतलब पेंसिल्वेनिया के साइंटिस्ट ने इसको जो है बहुत अच्छे से डेवलप किया था। फिर है तीसरा ऑप्शन है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स वर मेड फ्रॉम इट, मिनरल ऑयल से ही
ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बनता है, मतलब चिकनाई वाला तेल। और डी कह रहा अमेरिकन इंडियंस प्रमोट्स इट्स यूज, जो अमेरिका में इंडियन रह रहे हैं वो प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मिनरल ऑयल की बात है ना, तो आप जानते हैं ना इंजीनियर्स इन्वेंटेड द इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब इंजन चलाने के लिए तो आविष्कार किया गया था। तो इसका उद्देश्य सिर्फ बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ मतलब पैसेज था, मैंने आपको दिया है। साइंटिस्ट आर नॉट द ओपिनियन, वैज्ञानिकों का क्या मत जो है। पहला कह रहा है कोल मतलब कोयला, आप जानते हैं, वाज फाउंड फ्रॉम शेल लाइंग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, की जो मतलब धरती के अंदर की शेल यानी कि जो परतें हैं या पट्टियां हैं उसके अंदर कोयला रखा होता है। वाज फाउंड मतलब बनाया जाता है। और बी कह रहा है लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मड, तो 42 का अपना क्वेश्चन था साइंटिस्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन। तो एक आपने देखा था कि कोल वाला, दूसरा था लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मड ऑन द सी बेड वेंट टू फ्रॉम ऑयल, मतलब सतह तक जा करके। तो यहाँ पर सी का कोई भी संबंध नहीं है ऑयल से। सी तीसरा है द सी क्रिएचर्स कॉट बिटवीन लेयर्स। तो साइंटिस्ट की क्या राय है, इस हिसाब से बताना है कि जो चट्टान की परतें हैं उसी के बीच में से तेल मिलता है, यही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में द ऑथर ओपिन्स दैट वेयर देयर इज शेल देयर इज लाइकली टू बी ऑयल, बिकॉज जहाँ पर शेल होती है, यहाँ पर जो धरती की परतें होती हैं चट्टान की, वहाँ पर किस प्रकार की परतें होती हैं तो तेल मिलने के चांसेस रहते हैं। पहला कह रहा है ऑयल वाज फर्स्ट फाउंड अंडर द सी, सबसे पहले समुद्र के अंदर से निकाला गया। दूसरा कह रहा है शेल इज सेडिमेंट्री रॉक, मतलब जो है अवसादी चट्टानें जो होती हैं, जो जीवाश्म से भरी चट्टानें, वहीं पर मिला। तीसरा है ऑयल वाज मेड फ्रॉम शेल, शेल से बनाया गया। और शेल इज सॉर्ट ऑफ ऑयल, मतलब शेल ही एक तेल का प्रकार है। तो आप जानते हैं ना अवसादी चट्टान में मिलता है, जीवाश्म ईंधन आपने सुना ही है। फिर है 44 में द ऑयल ड्रिल, जो मतलब ड्रिल किया जाता है उसके बारे में है। पहला शुड इनवेरिएबली गो एट लीस्ट अ माइल इनटू द अर्थ, मतलब क्या हमेशा से 1 मील नीचे जाना ही पड़ता है डूबने। दूसरा कह रहा है कैन नॉट गो मोर देन अ माइल इनटू द अर्थ, मतलब कि 1 मील से नीचे जाते ही नहीं है। फिर है ऑफन गोज अबाउट अ माइल इनटू द अर्थ, मतलब 1 मील नीचे हम ऑफन मतलब होता है अक्सर या प्रायः जाते हैं। और डी कह रहा ऑकेजनली गोज मोर देन, मतलब अक्सर करके कभी कभी होता है कि 1 मील नीचे जाने पर ही मिलता है। तो अगर आप पैसेज में आइए तो आपका ये पहले में ही मिला है ना समटाइम्स, तो समटाइम्स मतलब कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर है द कॉस्ट ऑफ अनसक्सेसफुल ड्रिलिंग, मतलब जब सफलता नहीं मिलती है तेल प्राप्त करने में तो उसकी क्या कीमत होती है। पहला कह रहा है इज बोर्न बाय द ड्रिलर, कि ड्रिलर ही बना देते हैं। दूसरा है इज बोर्न बाय द रिफाइनर्स, जो तेल रिफाइनरी वाले होते हैं वही बनाते हैं। या इज बोर्न बाय गवर्नमेंट, या सरकार बनाती है। या इज बोर्न बाय द कस्टमर ऑफ पेट्रोल और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो आपको मिला है ना पैसेज में कि कस्टमर के लिए और उनके बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए पैसे देने पड़ते हैं उनको, ठीक है। तो डी वाला एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या सोच रही थी, मैं आपको वॉइस वाले जो बचे कुछ रूल्स हैं वो जल्दी से बता दूं और जो है आप फिर अगले दिन हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो टाइम बड़ा किल हो जाएगा, ठीक ना। यस मैम। तो आप जानते हैं कि जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता और बाकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी लोग जो टेंस होते थे वो समाप्त कर लिए। अब जो मॉडल एक्चुअली वर्ब है और जो स्पेसिफिक रूल है उसका क्या चलता है, तो देखिएगा जो मॉडल एक्चुअली वर्ब्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं ना
कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ठीक है ना। फिर है विल भी इसी में आ जाता है, शैल भी आ जाता है, मस्ट भी आ जाता है, ठीक ना। इसके बाद है शुड भी आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जब सेंटेंस में आएंगे, यूज्ड टू भी आ जाता है, जब एक्टिव में आएंगे तो इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक ना, एक्टिव में। लेकिन बस आपको यही ध्यान रखना पड़ता है कि जब ये पैसिव में आएंगे तो इन सभी के साथ, मतलब ये सारे जो रहते हैं इनके साथ आपको बी लगा देना है, ठीक ना। बस यही रिपीट आपको करना है, यही सारे, और बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लिख देना है, बस यही। मीन्स क्या, इनके साथ भी नरेशन की तरह कैन को कुड में, मे को माइट में नहीं चेंज करना है, ठीक ना। बस इनके साथ भी लगा देना है। जैसे अगर आप बोलेंगे आई कैन टेल यू दिस मैटर, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस मैटर कैन बी टोल्ड यू बाई मी। आपने देखा, बस आपको क्या ध्यान रखना था, कैन बी, समझ पा रहे हैं ना। और मस्ट को भी देख लीजिए, जैसे वी मस्ट हेल्प द पुअर, तो आपको क्या करना है, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड। ऐसे में आपको बाई एस नहीं लिखना पड़ता है क्योंकि ये वेल नोन सब्जेक्ट है। गरीबों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, बस आपको मस्ट भी ध्यान करना होगा, ठीक ना। और भी देख लीजिए, कुड को भी देख सकते हैं, ही कुड फाइंड माई स्टोलन वॉच, तो आप इसको चेंज करेंगे, माई स्टोलन वॉच, ये पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कुड बी फाउंड बाई हिम, फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड होता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप ऑप्शन देखिए तो तुरंत जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है वो बी के साथ थर्ड फॉर्म को लेगा। हाँ बाबू, ये वाला सब्जेक्ट, उसके बाद वही उतार लीजिए, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। आपने देखा जैसे ये है वी मस्ट हेल्प द पुअर, तो द पुअर आप आगे लाते हैं, इसके बाद मस्ट बी हेल्प्ड बाई अस नहीं लिखते हैं, अगर ऑप्शन में मिल जाए तो मान लेंगे, अदरवाइज नहीं लिखा जाता क्योंकि जो है वेल नोन सब्जेक्ट है। वी माने मैं और आप दोनों लोग, हम सभी। जैसे एक सेंटेंस आया था कल के सीरीज में लास्ट, वंस प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, याद है ना। ये था कि वन शुड केप्ट वंस प्रॉमिस, तो ये था वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, बाई वन नहीं लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार से मतलब आपको इनके साथ हमेशा बी लगा देना है। अगर ये इंट्रोगेटिव की तरह आएंगे तब भी बी लगेगा, और अगर अफर्मेटिव नेगेटिव की तरह आएंगे तब भी लगेगा, ठीक ना। समझ पाए कि और एग्जांपल दिया जाए, एक दो और देख बेटा, एक दो और दें। जैसे आप कह सकते हैं जैसे एक सेंटेंस है, रोहन शुड टेक हिज मेडिसिन डेली ऑन टाइम, तो आपको क्या हिज मेडिसिन आगे लाएंगे आप, हिज मेडिसिन शुड बी टेकन, बाकी सब वही रहेगा। उसके बाद आप बाय रोहन ऑन टाइम डेली या डेली ऑन टाइम, बस आपको यही शुड भी ध्यान रखना है, इसमें चेंज नहीं होता। जो आएगा हेल्पिंग वर्ब बन के उसी के साथ आपको बी लगा देना है। ऑप्शन में बहुत आराम से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, बस यही ध्यान रखिए, इनके साथ बी लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये सब कुछ नहीं चेंज करेंगे। ये नरेशन में होता था, कैन को कुड में, बे को माइट में, विल को वुड में, शैल को शुड में, ठीक ना। जो भी आई यूज्ड को भी देख लीजिएगा, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस आएगा तो
तो अब क्रिकेट ही ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो क्या आप करेंगे, क्रिकेट। इसके बाद यूज्ड टू बी, आपको नहीं देखना है कि बी हम लगाएं कि ना लगाएं, प्लेड, हाँ बी आएगा। देखिए जैसे टू पहले से आया है यूज टू, जैसे आप कहते नहीं मैं ये किया करता था ऐसे सेंस में, ठीक ना, 2 साल पहले 4 साल पहले, मतलब आप कोई पुरानी रेगुलरिटी या हैबिट याद करते हैं, ऐसे सेंस में यूज टू का प्रयोग होता है। तो आपको यूज टू पहले से आएगा, बस बी लगा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिकेट यूज टू बी प्लेड, इसके बाद हो जाएगा बाय हिम इन हिज चाइल्डहुड, मतलब अपने बचपन में वो खेलता था तो उसके द्वारा खेला जाता था उसके बचपन में, ठीक है। इस तरीके से टू बी मतलब लगा देना है, ठीक ना। तो नोट भी कर लिए होंगे आप लोग। बाबू आपका हो गया, लिख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए से? नहीं काम नहीं करूँगा, ये बात करेगा नहीं मैम, सिग्नेचर जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी में हम हैं, बहुत सारा पढ़ाना है। साइन करते जाओ। सही है ना, वो थोड़ा लंबा भी है। हाँ कोई नहीं बाबू, अभी बहुत सारे कल वाली बाकी है, कल वाली तो सारी बाकी है, सोचे इसके लिए कि बात को बताने के लिए आपको अपना पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो नोट कर लिए बच्चों आप लोग ना, समझ गए कैसे होगा। अब जो है ये तो बहुत बेसिक सा था जो आप पढ़ते आए हैं, अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाले से जो है रूल देख लीजिए जो आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, इस तरीके से आता है, ठीक ना, हैज टू, हैव टू। तो उसमें क्या करना पड़ता है, वैसे तो आपने देखा है कि हैव बीन और हैड हो तो हैड बीन कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब पहले से इस तरीके से आया हो, यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज टू आया हो, हैव टू आया हो, फिर आया हो हैड टू, इज टू, इकट्ठे आप लिख लीजिए तब नहीं भूलेगा, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। इनके साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा एक्टिव में और ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन जब आप पैसिव में जाएंगे तो इन सभी के साथ आपको क्या कर देना पड़ेगा, जैसे टू पहले से लगा है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप जब पैसिव में जाएंगे तो सब्जेक्ट और ये चीज वही रहेगा, इनके साथ आपको क्या कर देना है, बी ऐड करके वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आपको बाई ऑब्जेक्ट कर देना है, ठीक। अब आप देखिए जब आप इस तरीके से बात करते, जैसे आप कंपल्सन के सेंस में ऐसा होता है, जब आप कहेंगे ना कि मुझे करना पड़ता है, आई हैव टू, उसे करना पड़ता है, शी हैज टू। और आप देखिए करना है, जैसे आप बोलते हो मुझे जाना है, उसे जाना था, उन्हें जाना है, ऐसे सेंस में इज टू, एम टू, आर टू लगता है, पास्ट में वॉज टू, वर टू, फ्यूचर में जैसे यहाँ से जाने के बाद जैसे आप कुछ कहते हैं ना ये करना पड़ेगा, ऐसे सेंस में विल हैव टू, शैल हैव टू लगता है। तो आपके एक्टिव में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, उस संदर्भ में आपको विल और शैल के साथ जो हैव आएगा उसको भूल जाना पड़ता है, क्योंकि सामान्यतः आप जानते हैं जब टू नहीं लगता है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हैज, हैव, हैड के साथ। लेकिन ऐसे सेंस में आपको बीइंग भी नहीं लगाना है, बीइंग भी नहीं लगाना है, सिर्फ बी लगाते हुए थर्ड फॉर्म लगा देना है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। उदाहरण देख लीजिए,
तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हर नोट्स, तो हर नोट्स आपका, अब हर नोट्स प्लूरल हो गया ना, तो आपको हैव टू लगाना पड़ेगा, बी करना पड़ेगा। कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। इसके बाद हो जाएगा कंप्लीटेड बाय हर, शी आपका हर बना फॉर मी। आप देखिए क्या करना पड़ेगा, हैव टू बी कर दिया क्योंकि प्लूरल बन गया। अगर सिंगुलर होता तो हैज को हैज ही रहने देते। कितना नोट्स की वजह से हैव आया है, ध्यान रखिएगा। और देखिएगा तो हो जाएगा दिस वर्क इज टू बी डन बाय देम। सिर्फ आपने क्या किया, बी लगाते हुए थर्ड फॉर्म लगा दिया। कहाँ बाबू, बाय हर, हाँ हर आएगा, छूट गया, बाय हर फॉर मी, शी आपका हर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दे आर टू, तो दे था प्लूरल आर लगा, लेकिन दिस वर्क सिंगुलर है तो इज टू आपको करना पड़ेगा, इज टू बी डन। ठीक ना, ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में आते हैं। जब टू नहीं हुआ तो बी लगेगा। हाँ बाबू, टू नहीं होता तो बीन लग जाता, हैज बीन, हैव बीन, इसके बाद हैड बीन, इज के साथ तो बीइंग लग जाता, वाज के साथ बीइंग लग जाता, विल हैव बीन में चेंज हो जाता, तो टेंस के अनुसार चलते। यहाँ पर टू लगने की वजह से आप इतना दिमाग में रखिए, टू हो तो टू बी, बस इतना दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, टू मिल जाए तो तुरंत टू बी कर दीजिए तो हो जाएगा काम। और देख सकते हैं अब देखिए यहाँ पे माई रूम्स प्लूरल है, तो माई रूम्स आप जो है आर के साथ जोड़ेंगे, आर टू बी डेकोरेटेड बाय मी। ठीक है, बहुत सारे एक्सरसाइज आप सेल्फ से भी बना सकते हैं, तो आपको और अच्छे से लर्न हो जाएगा। बस देखिए आर टू एम टू था तो माई रूम से प्लूरल हुआ, आगे आकर के इसके साथ आर टू लगा। ठीक ना, और आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, बी लगाते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय मी। ठीक ना, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया आपको, आ गया सभी लोगों को ना। क्या ध्यान रखना है, ये आपका ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ये फ्यूचर में। अगर अलग करके सीखें तो अभी आप सीख लें, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को, सबको समझ में आ गया ना, तो आगे बढ़ जाए। चले, तो चलिए ये हो गया ना, समझ में आ गया। अब देखिए विल हैव और शैल हैव के साथ जब पहले से ना आकर के शुड हैव और कुड हैव आ जाए तो उसको देख लीजिए, इसको मिटा दें। नोट हो गया ना सभी लोगों का, किसी का छूटा नहीं, नोट करते रहिएगा आप इधर से। जैसे सेंटेंस में ना कभी कभी कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव आ जाता है, तो उसको क्या करेंगे आप, एक्टिव वॉइस में क्या करना पड़ेगा, जब आपको मिल जाए कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, इस तरीके से जब मिल जाए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आप जानते हैं इसके साथ रहेगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको बीन दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। इनके साथ क्या करेंगे, सब्जेक्ट कुड हैव तो कुड हैव बीन कर देंगे, शुड हैव होगा तो शुड हैव बीन कर देंगे, और जब वुड हैव हो तो वुड हैव बीन कर देना होगा। फिर वही पुराना प्रक्रिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय के साथ ऑब्जेक्ट। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये नोट हो गया होगा। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना कि तुम्हें ये काम कर देना चाहिए था, ऐसे सेंस में बोलते हैं ना आप, तो आप ऐसे बोलते हैं यू शुड हैव डन योर वर्क, तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सिर्फ कर देंगे योर वर्क
शुड हैव बीन मतलब किया जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। डन पहले से आया हुआ है, बाई यू कर देना है। समझ पाए ना? जैसे आप बोलते हैं ना कर लिए होते तो ठीक था, तो होते ऐसे सेंस में वुड हैव लगता है। ये आप देख पा रहे हैं ना, ये एक्टिव है और ये पैसिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस ये इसी को ध्यान रखिए, शुड हैव है तो देखिए शुड हैव बीन आ गया, ठीक ना। अगर आप रट ले दो के पहाड़ा की तरह तब भी आसान है, और एक्सरसाइज के तरीके से समझे तब भी आसान है। एक बार ध्यान दे दीजिए, काम हो जाएगा। मैम किसी को बदल मत करिए। हाँ बेटा नहीं करेंगे, ठीक है, चलिएगा। वुड हैव का भी एक एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे अक्सर करके आप बोलते हैं ना, दे, ये एक्टिव है, दे वुड हैव गिवन माई नोट्स, यहीं तक चलते हैं तो हो जाएगा माई नोट्स would have been given मतलब दे दिए होते ऐसे सेंस में by them, ऑब्जेक्टिव केस। तो बस आपने देखा would have मिल जाए तुरंत would have been ढूंढ के जिस ऑप्शन में हो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। could have वाला भी देख लीजिए। सिग्नेचर करके उस पे जल्दी करके दे दीजिए। जो पेज वाला एक पेज भी दिया गया है, हाँ, ये है। हाँ, ओके, पेज वाला पहले कर दो भाई, उसको कर दो, वो रुके हैं। ठीक है, बस आप देख पा रहे हैं कुड हैव है तो कुड हैव बीन, ठीक ना। एकदम आप समझ लीजिए, कहीं टू लगे तो टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर हैव लगे तो हैव बीन, जब तक टू ना बीच में आ जाए। टू बी अगर टू आ जाए हैव बी तो तुरंत भी कर लीजिए, ठीक है। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, बस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या बताया गया है। कहीं हैव मिले अकेले तो बीन कर देना है, उसके आगे चाहे कुड आए, चाहे शुड आए, चाहे वुड आए, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, और एक दो क्वेश्चन कल भी दिए गए थे, उसमें जो आपको सीरीज मिल रही है 20 क्वेश्चंस की, और आज भी मिलेगा, मतलब कल सुबह, ठीक है। तो ये आप बस इतना ही ध्यान रखिए, हो जाएगा, ठीक। अब और आगे बढ़ जाए ना, अभी बहुत सारा है। आप ये जो है थोड़ा सा ना रूल अगर नोट किए रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब रूल्स ही नहीं नोट होगा तो फिर लगेगा ना कौन सा अप्लाई करें, कहाँ जाए, ठीक है। तो ये वाला नोट कर चुके होंगे ना। हो गया बाबू। अब हम लोग इंट्रोगेटिव देखें। जैसा कि अफर्मेटिव निगेटिव तो आप बना लेंगे, अफर्मेटिव से निगेटिव में नॉट आ जाएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा आपको जो है दो तरीके से होता है। इसको मिटा दें ना मिटाएं। जैसे इंट्रोगेटिव आप जानते हैं ना, दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक आपका क्वेश्चन वर्ड होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका अलग रूल चलता है, क्वेश्चन वर्ड का अलग रूल चलता है। तो हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाए। प्रेजेंट से चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका हमेशा क्या आएगा, डू और डज आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ये आएगा एक्टिव में। जब आप पैसिव में जाएंगे तो इज, एम, आर प्लस ये जो ऑब्जेक्ट था ये क्या सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस आपका ये ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं ना। जैसे देख लीजिएगा, यही है, यहाँ पर हम लिखते डू दे फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, तो हो जाएगा इज योर
इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाई देम। बात समझ पा रहे हैं ना? सब कुछ वही था, बस यही जो डू डज है आगे ला दिया। ठीक है, इतना छोटा सा स्टेटमेंट देख लीजिए। आप क्या करेंगे, आर यू, इसके बाद हो जाएगा हेल्प्ड बाई हर। आसान है ना? है कि नहीं? बस आपको क्या करना था, जो आप ये डू नॉट बाद में लाते वही आप पहले लेके चले जा रहे हैं। तो ये प्रेजेंट था, सेम पैटर्न पे आपको पास्ट भी मिल जाएगा। पास्ट में क्या चलेंगे आप? पास्ट में आपको देखना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हमेशा डिड रहेगा। वर्ब का फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म के रूप में आता है इस तरीके से। तो जब आप पैसिव चेंज करते हैं तो आपने याद है ना, वॉज वर्ब कर देना पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन के वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में, बाई लग करके ये जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है तो हम और एक्सप्लेन करें, ठीक है? मुझे वो भी आता है करना। बताइए, कहीं दिक्कत हो रही है तो और बताएं। आपको नहीं हो रही दिक्कत, पूछ लो, शर्माओ नहीं। बताओ कौन से बच्चे को दिक्कत हो रही है? आपको? ठीक है, तो ये बहुत जल्दी हो जा रहा है क्या? चलिए अच्छा ठीक है, अब चलते हैं विस्तृत वर्णन की तरफ। ठीक है, देखिएगा कुछ नहीं था। जैसे आप जानते हैं ना कि डू डज इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो जब आप जैसे आप क्या से पूछते हो ना, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसे सेंस में, क्या मैं आता हूँ जाता हूँ, तो आप जब प्रेजेंट में ताती करते हैं तो डू डज यूज करते हैं। तो आपका डू डज और सब्जेक्ट उसके बाद आता है। लेकिन चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलना है। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब में आपको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, उसी प्रकार से जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। तो आपने सीखा कि डू डज इज एम आर में, तो उसी प्रकार से डिड वाज वर में चेंज होता है। जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट बनता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के रूप में आगे आता है। और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यानी वाज, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब वर यूज होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक सेंटेंस है, अब यहाँ पर बहुत सारे टास्क आपको दिए गए। ये प्लूरल हो गया तो आपको क्या करना है, वर्ब योर टास्क से प्लूरल हो गया, फिनिश्ड लगा देना है। थर्ड फॉर्म, अब आपका टास्क है तो आप ही पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यू करके पूछा ही है, तो आप बाय यू कर दिए और योर टास्क सब्जेक्ट बना। जो आप बाद में वर्ब लाते वो इंट्रोगेटिव में आगे आ गया। समझ पा रहे हैं ना? और देख लीजिएगा, डिड आई डू माई वर्क प्रॉपरली, तो वॉज माई वर्क। अब ये जो डू था ये वर्क का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, डन बाई मी प्रॉपरली और क्वेश्चन मार्क। ओके, कोई दिक्कत? इस तरीके से आप ध्यान करेंगे तो हो जाएगा। फ्यूचर चला जाए, हो जाएगा ना? ये प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था, वो पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर में आपको पता है क्या रहता है, विल और शैल। एक्टिव वॉइस में, पैसिव में हम सभी क्या करते हैं, विल शैल को विल शैल ही करते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, क्वेश्चन मार्क लेता है। लेकिन जब आप चेंज करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनता है, और बी जो है यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है।
बी के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना पड़ता है, इसके बाद बाई के बाद आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। जैसे एक सेंटेंस आप लिख दें, विल शी बाय अ न्यू, कह दे लैपटॉप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल अ न्यू लैपटॉप, बी बाद में रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के बाद हमेशा बी रहता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा बी रहता है, किसी भी हाल में विल और शैल बी के साथ नहीं रहेंगे, बीच में सब्जेक्ट को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो विल अ न्यू लैपटॉप बी बॉट, आप जानते हैं थर्ड फॉर्म है बॉट बाई हर, ठीक है। इस तरीके से नोट कर चुके हैं तो हम इसको मिटा दें, ये वाला। अब चूंकि आपने देखा कि यहाँ पर अ न्यू लैपटॉप जो है विल को लेता, तो आपने विल को लाया आगे, लेकिन अगर शैल हो, जैसे आप कह दें विल यू हेल्प मी, तो मी आपका आगे आएगा तो शैल के साथ आएगा, ध्यान रखिएगा। शैल आई बी हेल्प्ड, क्या मेरी मदद की जाएगी तुम्हारे द्वारा, बोल दीजिएगा हाँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए विल यू हेल्प मी, मी आपका आई बनेगा, आई के साथ आप शैल यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे शैल आई बी हेल्प्ड बाई, तो यहाँ पर मी आपका आगे आया तो शैल को फॉलो किया, और अगर आपका यहाँ पर देखिए अ न्यू लैपटॉप विल के अनुसार लगता है तो विल आया, सब्जेक्ट के बाद ही बी आएगा, ओके। ये फ्यूचर इंडेफिनिट था। एक दो और उदाहरण बता दें, देख लीजिएगा। Will you teach us? तो क्या हो जाएगा, shall we be, ध्यान रखिएगा। देखिए shall we आपका आगे आता सब्जेक्ट के रूप में, इसके साथ आप shall लगाते हो, और be बाद में आएगा, teach का थर्ड फॉर्म, taught आप लिखेंगे, और by you, समझ पाए ना। बस आपको ध्यान रखना है, ये क्रॉस को नहीं भूलना है, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव, चाहे निगेटिव, चाहे अफर्मेटिव, क्रॉस को फॉलो करते हुए आपको टेंस में अब हमेशा आप जानते हैं कि अस बी बनता है, बी के साथ आप शैल यूज करते हैं, आई और बी के साथ ऑलवेज यूज शैल, ओके। तो हो गया है ना ये कंफर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस ही है, बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो एचवी वाले होते हैं वो सब्जेक्ट के बाद टुकड़ों में बट जाते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू डज नहीं बढ़ सकता था, इज हमारे इकट्ठे लगा, लेकिन जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में जाते हैं तो विल बी शैल बी, तो ये सब्जेक्ट को बीच में लाके आधे आधे में बढ़ जाता है, यानी कि आप विल इसके बाद बी सब्जेक्ट के बाद। वैसे आपका प्रेजेंट में भी आएगा, ये हो गया ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट आपको समझ में आ गया ना। ये नहीं हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं ना, एक हाथ बताइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ, ठीक ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता क्या था, कौन बच्चा बताएगा। इज एंड आर के साथ हम क्या लगा देते थे, बीइंग लगा देते थे। तो यही बीइंग यहाँ खेल क्या करेगा, जैसे आपने देखा है फ्यूचर में बी के साथ और जो विल था बढ़ जाता था, वैसे बीइंग भी बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे आप देखिए एक्टिव में आप क्या करते हैं, इज एम आर करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं, अब वर्ब का आप क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क आता था। तो जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये इज एम आर आपका वही रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार। फिर सब्जेक्ट इसका मीन्स क्या, ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बना, इसके बाद आपको ये जो बीइंग लगाना है ना, आफ्टर सब्जेक्ट लगेगा, यही ध्यान रखना है आपको। आफ्टर सब्जेक्ट आप लगाएंगे बीइंग को, अब अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाई के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे देख लीजिएगा,
इज शी तो आप क्या लिखेंगे, सम ब्रेकफास्ट है सिंगुलर की तरह, बीइंग सब्जेक्ट के बाद, सम ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना, इज सम ब्रेकफास्ट बीइंग, इसके बाद प्रिपेयर्ड, इसके बाद फॉर मी बाय हर या बाय हर फॉर मी। इसमें कोई रटना नहीं होता कि नहीं यही आएगा, जिस तरह से आपको जो है दोनों लिखना हो लिखिए। तो आप देखिए, इज सम ब्रेकफास्ट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर मी बाय हर या बाय हर फॉर मी। क्योंकि सम ब्रेकफास्ट सिंगुलर था तो आपने इज ही यूज किया, लेकिन अगर ये सिंगुलर ना हो तब देख लीजिएगा इसको भी। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज योर जॉब बीइंग डन बाय यू। आपने देखा योर जॉब आपका क्या है, सिंगुलर है, तो इज आया, इसके बाद बीइंग सब्जेक्ट के बाद आएगा, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय के बाद ये जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बना। कोई दिक्कत नहीं ना है। सेम पैटर्न पे आपको पास्ट भी तुरंत ध्यान कर लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। ये आ गया ना समझ में, ये जो बीइंग था बस यही ध्यान रखना है कि ये अकेले, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद ही बीइंग आएगा, ठीक ना। इसी तरह से पास्ट में भी आपको एक्टिव में क्या करते हैं, आप वॉज वर्ब यूज करते हैं, इसके बाद आप वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सेम पैटर्न, ये आप पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव में आपका सब्जेक्ट ये रहेगा, ठीक। तो जब आप चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब वही रहेगा, इसके बाद आप लाएंगे सब्जेक्ट, फिर लाएंगे बीइंग, अब लाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। अब आप देख पा रहे हैं सारा पैटर्न सेम है, सिर्फ इज एम बदला वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब बदला बीइंग में। तो प्रेजेंट में आप इसके साथ चलेंगे और फ्यूचर पास्ट में इसके साथ, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता ही नहीं, तो इसका मीन्स आपने दोनों एक साथ कर लीजिए तो हो जाएगा। इसी सेंटेंस को इज को यहाँ वॉज कर लीजिए और यहाँ पर भी इज को वॉज कर लीजिए, बस बात वही है, कोई दिक्कत नहीं ना है। एग्जाम में भी प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही, पास्ट को पास्ट में ही रखना है, चेंज नहीं करना है नरेशन की तरह। नरेशन में तो सब चेंज होता चला जाता है, प्रेजेंट पास्ट में, इसमें नहीं चेंज करना है, ठीक ना। तो समझ में आ ही गया होगा। इसको भी देख लीजिएगा, एक और इसका उदाहरण, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर है वर दे प्लेइंग चेस, तो चेस आपका सिंगुलर है इसलिए आपने वॉच लगा, और सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, बाय के बाद दे आपका देम बना। कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक। ये तो नोट हो गया होगा। जब आप सारे रूल्स को नोट कर लेंगे और जो आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी तब आप दिमाग में रखिएगा, और नहीं रख पाते हैं तो नोट्स सामने खोल लीजिएगा, और तब जब आप नोट दे करके मतलब आंसर करेंगे तब भी आपको लर्न हो जाएगा। ऐसी जरूरत नहीं है कि आप बंद करके ही तब करें, अदरवाइज ना करें। जिस भी प्रकार से आपको याद हो उस भी प्रकार से करिए। लिख के अगर लर्न होता है तो एक दो जगह लिख के लर्न करिए, अलग अलग प्रकार के सबके तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और पास्ट आपका इस तरह से चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट भी बता दें। हाँ बेटा, अच्छा तो ऐसा करते हैं, अभी रहने देते हैं। आप जो है जितना भी आपको बताया गया वो सारा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और जो आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी उसको देख जो है नोट्स अपने सामने खोल के करिएगा प्रैक्टिस।
जहाँ भूलिएगा टिक कर लीजिएगा कि यहाँ मेरे से भूल रहा है। फिर कोई क्वेश्चन होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा और फिर हम आपको क्वेश्चन भी सेंड कर देंगे, ठीक ना। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आएगा। तुरंत समझ में आना नहीं महत्वपूर्ण, महत्व है कितना आपके दिमाग में, ठीक है, अस्थायी रूप में रहता है, भूलता नहीं है। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।